नमस्कार, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेस अमेठी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग वर्णमाला का पार्ट 3 आज पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 3 देखेंगे। तो पार्ट 3 में हम लोग स्वर का वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम स्वर को 2 भागों में बांटेंगे। पहला होगा हमारा ह्रस्व या लघु स्वर, ठीक है। ह्रस्व या लघु स्वर इसको कहेंगे, या इसी को हम एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में एक मात्रा का बराबर समय लगता है, इसलिए इसे हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और दूसरे वाले को हम दीर्घ स्वर, संधि स्वर या गुरु स्वर कह सकते हैं, या इसका जो दूसरा नाम है द्विमात्रिक स्वर, क्योंकि इसके उच्चारण में इसका दुगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा के बराबर का समय लगता है, इसीलिए इसको हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से वर्गीकरण कर रहे हैं किन आधारों पे। अब कौन कौन से स्वर इसके अंतर्गत आएंगे, कौन कौन से स्वर इसके अंतर्गत आएंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो स्वर आएंगे आप लोग जानते हैं, जैसे बड़ा आ, ठीक है। इसी प्रकार बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ। इतने स्वर हमारे द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 स्वर इधर आ गए। टोटल स्वर की संख्या 11 है, 4 इधर आएंगे। इसको तो हम पढ़ते भी हैं, छोटे बच्चों को देखते हैं कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, इस तरह से ये सारे के सारे दीर्घ स्वर हैं। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, और बाद के चारों ए, आए, ओ, औ, इनको मिला करके हम द्विमात्रिक स्वर कहेंगे। अब इधर जो बच रहा है उनको हम देखेंगे। एक मात्रिक स्वर के अंतर्गत आएंगे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। री भी 2 प्रकार की होती है, छोटी री और बड़ी री, लेकिन हिंदी में एक ही री होती है जो छोटी री होती है। संस्कृत में 2 री होती है, छोटी और बड़ी। तो हम यहाँ पे हिंदी की क्लास कर रहे हैं, इसलिए एक ही री की चर्चा करेंगे। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री जो है हमारा ए एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर को भी 2 भागों में बांट रहे हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर जो हैं, जो सजातीय स्वरों के मिलने से दीर्घ बने हैं, ठीक है। और संयुक्त दीर्घ स्वर जो हैं ये भी 2 स्वरों के मेल से तो बने हैं, लेकिन जो 2 स्वर मिल करके दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं वो समान जाति के नहीं हैं। जैसे इसमें आएगा आ और ई मिल करके ए। अब छोटा या बड़ा आ कोई हो सकता है, हम केवल एक ही आ को यहाँ पे दिखा रहे हैं। छोटा आ भी हो सकता है, बड़ा आ भी हो सकता है, छोटी ई भी हो सकती है, बड़ी ई भी हो सकती है। और इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर रहे। दोनों में से कोई एक आ हो सकता है, दोनों में से कोई एक ई हो जाएगी, तो दोनों के मिलने से बनेगा ए। अब मिलकर के तो बन रहा है, लेकिन अब समान के नहीं, इधर आ होगा तो इधर ई होगा, ये निश्चित है कि प्रथम खंड जो पहला पद होगा वो आ होगा, प्रथम खंड में जो होगा आ होगा, दूसरे खंड में ई होगा। तो इनके दोनों के योग से ए बनेगा। तो बन तो रहा दीर्घ स्वर, लेकिन ये समान जाति के नहीं हैं, अलग अलग जाति के हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे संयुक्त दीर्घ स्वर। इसमें इसी तरह से आ जाएगा ए। अब आ और
ए मिलेगा तो आय का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से आ और आ का जब मेल हम कराएंगे उ या उ से तो बनेगा हमारा ओ, और जब आ और आ का मेल हम कराएंगे ओ से तो बनेगा हमारा आओ। ठीक है, इस प्रकार से ये भी स्वरों के मिलने से बन रहे हैं दीर्घ स्वर हैं, लेकिन अलग अलग जाति के स्वर हैं, सजातीय स्वर नहीं है, सवर्णीय स्वर नहीं है। इधर आ है तो इधर ई है, इधर आ है तो इधर ए है, इधर आ है तो इधर उ है, इधर आ है तो इधर ओ है। मतलब दो दो जो दिखा रहे हैं इसमें से कोई एक आ सकता है। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पे। अब इधर हम देखें मूल दीर्घ स्वर, इसमें देखिए आ से ही बनेगा। अब यहाँ भी छोटा बड़ा कोई भी आ सकता है, इस तरह से बार बार नहीं लिखेंगे हम, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी समझने में। अब यहाँ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, दोनों छोटा भी हो सकता है, दोनों बड़ा भी हो सकता है, एक छोटा एक बड़ा, इस तरह से मिलेंगे तो बनेगा बड़ा आ। ये एक ही जाति के हैं, छोटे बड़े का अंतर है। इसी प्रकार ई, इधर भी छोटी ई हो सकती है, बड़ी ई हो सकती है, यहाँ पर भी छोटी या बड़ी कुछ भी हो सकती है, दोनों के दोनों छोटी हो सकती हैं, दोनों के दोनों बड़ी ई हो सकती हैं। इसमें से कोई एक छोटी और कोई एक बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इनके मिलने से बनेगा जो वो बड़ी ई ही होगा। और समान जाति के स्वर है मिल करके बना रहे हैं, इसलिए इसको हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी तरह उ वाला भी हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें से दोनों में से एक छोटा बड़ा हो सकता है, दोनों छोटे हो सकते हैं, या दोनों के दोनों बड़े हो सकते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारे दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर हैं उनको भी हम बाद में दो भागों में विभाजित किए हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर और मूल दीर्घ स्वर। इस तरह से हमने देख लिया कि स्वर का भी वर्गीकरण हुआ है। ठीक है, अब आगे देखेंगे स्वर का भी एक वर्गीकरण और हुआ है। अब इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम फिर मिटाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको देख लीजिए। हो गया होगा। स्वर का भी वर्गीकरण एक और हुआ 3 आधारों पे। एक तो जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, दूसरा ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर, तीसरा है यहाँ पे मुखाकृति के आधार पर। अब यहाँ पे हम देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर, अर्थात जीभ के किस भाग से उसका उच्चारण हो रहा है, अग्र भाग से, मध्य भाग से या पश्च भाग से, इस आधार पे हम स्वर का वर्गीकरण यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और इसमें ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ जो है उच्चारण करते समय गोला हो जा रहा है, मतलब वृत्त का आकार ले रहा है या वृत्त का आकार नहीं ले पा रहा है। इसमें हम देखेंगे मुखाकृति के आधार पर कि जब उच्चारण करते हैं तो किसमें कितना मुख खुलता है। ठीक है,
विवृत, समृत, उसमें अर्ध विवृत और अर्ध समृत के आधार पर हम देखेंगे। तो पहले हम सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मुखाकृत के आधार पर ही चर्चा कर लें तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो इसमें जो है पहले होगा विवृत, विवृत स्वर, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में सबसे अधिक मुख हमारा खुलता है। तो स्वर कौन सा है? वो है हमारा बड़ा आ, ठीक है, वो है हमारा बड़ा आ। अब इसके बाद हम देखेंगे अर्धविवृत, अर्धविवृत का मतलब होगा ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करेंगे तो इसको छोड़ करके शेष सभी स्वरों में सबसे ज़्यादा मुख खुलेगा। इसमें आएगा हमारा छोटा आ, आए और आओ, ठीक है, ये 3 स्वर इधर आएंगे। उसके बाद होगा समृत स्वर, समृत स्वर के अंतर्गत जो आएंगे हमारे ई और उ। सबसे कम मुख इनके उच्चारण के समय खुलता है, इसलिए इसको समृत कहते हैं। विवृत मतलब है सबसे अधिक मुख खुलता है इनके उच्चारण समय, इसलिए विवृत कहते हैं। इससे कम मुख खुलेगा तो हम उसको अर्ध विवृत कहेंगे, उसमें आ, आए और औ आएगा। और अर्ध समृत जो होगा, अर्ध समृत स्वर जो होगा उसके अंतर्गत हमारे 2 स्वर आएंगे, ए और ओ, ए और ओ। अर्ध समृत का मतलब है इससे ज़्यादा खुलेगा, मतलब समृत स्वर की तुलना में मुख ज़्यादा खुलेगा लेकिन ऊपर के दोनों से कम ही रहेगा। तो सबसे ज़्यादा मुख जो खुल रहा है उच्चारण के समय वो होगा बड़ा आ, जिसे विवृत स्वर कहेंगे। उसके अलावा इसको छोड़ करके सभी से अधिक खुलेगा उसको रखेंगे हम अर्ध विवृत स्वर में, जिसमें आएगा छोटा आ, आए और औ। तो आपको जो याद करना है इस तरह से याद करना है कि विवृत स्वर में क्या आएगा? बड़ा आ। अर्ध विवृत में छोटा आ, आए और औ। समृत स्वर में क्या क्या आएगा? ई और उ। अर्ध समृत में ए और औ। वर्णमाला का जो हिंदी का टॉपिक है उसमें रटना ज़्यादा है, समझना कम है। यद्यप हम प्रयास कर रहे हैं उसको इस तरह से बताने का जिससे कि आपको रटना आसान हो जाए, ठीक है। तो पढ़िएगा, इसके आगे वाला टॉपिक जो होंगे सब समझने वाले होंगे, इसमें समझने में अच्छा भी लगेगा आपको। तो ये हमारा जो मुखाकृत के आधार पर जो स्वर का एक वर्गीकरण हुआ था उसको हमने यहाँ पे किया है। अब जो दूसरा होगा उसको हम देखेंगे वृत्तमुखी स्वर और आवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर और आवृत्तमुखी स्वर, इसको तो याद नहीं करना पड़ेगा, हम लोग पहचान जाएंगे। जिनके उच्चारण में मुख हमारा जो है वृत्ताकार हो जाता, ओठ हमारे गोलाकार में आ जाते हैं और इसमें गोलाकार रूप नहीं प्राप्त करते हैं। तो वृत्तमुखी स्वर में कौन कौन से आएंगे? उ हम जब बोलेंगे या ओ आओ, इसमें देखिए आप लोग उच्चारण करके देख सकते हैं उ और ओ आओ के उच्चारण के समय हमारा जो ओंठ है थोड़ा वो गोलाकार हो जाता है, इसलिए इसे हम वृत्तमुखी कहेंगे। और शेष जो भी आएंगे आवृत्तमुखी में आएंगे। तो इसको तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको तो हम लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो अब इसके अलावा बचा क्या है? आ ई, ठीक है, री, इसके अलावा ए, आए।
तो आवृत्तमुखी में ए आ जाएंगे, वृत्तमुखी में ए आ जाएंगे। इसमें रटने का काम बिल्कुल नहीं है, ये हमको आसानी से पहचान जाएंगे। उसके बाद जो हमारा अगला हो गया है उसके अंतर्गत आएगा जीभ के भाग के आधार पर। चलिए ऐसे इसको नीचे लिख दे रहे हैं। जीभ के भाग किस भाग से उच्चारण हो रहा है तो उसको यदि हम देखेंगे तो हम 3 भागों में बांटेंगे। अग्रभाग, मध्य भाग और तीसरा जो है हमारा पश्च भाग। ठीक है, इसको हम पहले लिख दिए तब आपको बताएंगे जिससे कि आसानी समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, इधर देखिए आप लोग, जीभ के प्रयोग के आधार पर हम देखेंगे तो जीभ को जब किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो जीभ का कौन सा भाग उसमें प्रयोग हो रहा है, अग्रभाग, मध्य भाग या पश्च भाग। तो इसमें भी हम इसको प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, इसको हमें रटना ही पड़ेगा। तो जीभ का अग्रभाग इन स्वरों के उच्चारण प्रयोग होता है, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई में। जब इसका उच्चारण करेंगे तो जीभ का हमारा अगला हिस्सा उसके प्रयोग में आएगा, इसलिए इसको हम अग्रभाग से उच्चारित स्वर कहते हैं। फिर छोटा आ जो है हमारा मध्य भाग से उच्चारित होगा, जीभ के मध्य भाग से इसका उच्चारण होता है। और पश्च भाग से जो शेष बच रहे हैं, 5 इधर आ गए तो शेष जो आएंगे इधर बचेंगे, उनका हम पश्च भाग से उच्चारण करते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। इसमें रटना ज़्यादा है। पूरे वर्ण अगर कहा जाए एक शब्दों में तो पूरा वर्णमाला ही रटने वाला है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस भी परीक्षा के सिलेबस में वर्णमाला शामिल होता है, इसमें से 2-3 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं, इसलिए इसको पढ़ लीजिए। और जितना यहाँ बताया गया आपको 3 पार्टों में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में अगर पूरा पढ़ लेंगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा 2-4 मिनट का और है, कुछ बताएंगे, उसके बाद लगभग वर्णमाला हमारा समाप्त हो गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ हैं वन लाइनर टाइप के, हम उसको बता दे रहे हैं आपको, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसको मिटाने जा रहे हैं हम। अब कुछ वन लाइनर टाइप के पॉइंट हैं हम जिनको बताएंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे या और वा जो हमारे 2 व्यंजन हैं, या और वा जो व्यंजन हैं, इनको हम अर्धस्वर कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है, इनको हम अर्धस्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको देख लीजिए, क्योंकि जब हम या और वा का उच्चारण करते हैं तो पहले हमें स्वर का आभास होता है। जैसे या मतलब इया, हल्का से देखें, ई का आभास होता है। वा में ऊ पहले निकलेगा, उआ बोलेंगे तो वा, उआ पहले ऊ आएगा तब वा बनेगा। उसी तरह पहले ई आएगा तभी या का उच्चारण होगा। इसलिए इनका दोनों का जब भी उच्चारण करते हैं तो ई और ऊ की भी ध्वनि उसमें समाहित होती है। जब भी करेंगे आप लोग आराम से करके देखिए, या वा,
ई और ऊ की ध्वनि भी इनमें और इनमें समाहित है, इसलिए इन दोनों को हम अर्धस्वर के अंतर्गत रखते हैं। अर्धस्वर इसलिए कहते हैं, यहाँ तो व्यंजन लेकिन इसमें जो ध्वनि निकल रही है उसमें स्वर की भी ध्वनि है, इसलिए अर्धस्वर कह देते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी। और उसके अलावा काकल्य वर्ण करके एक पूछता है। काकल्य वर्ण यदि पूछे तो उसको आप लोग बताएंगे हा, ठीक है। और पूछता है दंतमूल वर्ण, या इसी को वर्ड से व्यंजन कहते हैं, ठीक है। दंतमूल या वर्ड से व्यंजन में आएगा हमारा सा, रा, ला, जा और ना। ये जो 5 हैं व्यंजन, इनको हम दंत मूल या वर्ड से व्यंजन कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ये अलग से हैं, वन लाइनर टाइप के हैं, इनको नोट कर लीजिए। और उसके अलावा नासिक वर्ण की हम आपसे चर्चा कर चुके हैं पार्ट 1 में ही शायद, और नहीं तो यहाँ देख लीजिए। जितने भी वर्गीय व्यंजन हैं उनका जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण अर्थात 5वां वर्ण जो है, वो सारे के सारे नासिक वर्ण के अंतर्गत आएंगे। जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये सारे के सारे नासिक वर्ण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसके अलावा पूछा जाता है कभी कभी लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। इसको हम कहते हैं रा। इसके उच्चारण में कंपन होता है अंदर, रा का उच्चारण के जीभ में एक कंपन होता है, घूमती है तेजी से, इसीलिए इसको हम कहते हैं लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। इसी तरह से पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है एक, पार्श्विक व्यंजन में ला आएगा, क्योंकि जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है पार्श्व भाग से निकलती है, मतलब बगल से निकल जाती है। जीभ हल्का सा मुड़ती है, अग्रभाग उसका थोड़ा सा मुड़ता है, तो जो हवा निकलने वाली होती है मुख से, वो जीभ के बगल से पार्श्व भाग से निकल जाती है, इसलिए इसे हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। अब इसके अलावा लगभग वर्णमाला का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अनुस्वार की यदि बात हो तो जिसको हम अंक पढ़ते हैं, ठीक है, इसी को अनुस्वार के रूप में ऐसे लिखा जाता है। और जिसे हम आह पढ़ते हैं, इसी को विसर्ग के रूप में ऐसे लगा दिया जाता है, इसको हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, कि वर्णमाला का लगभग पूरा जो भी इसमें से पॉइंट बनते हैं सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको यदि आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो शायद ही कोई क्वेश्चन